गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा पाठ है पाठ 16 पानी की कहानी। इसमें एक कल्पना की गई है एक पानी के बूंद की जो लेखक के हाथ पे गिर जाती है। और इसमें पानी आता कैसे है, पानी उत्पन्न कैसे होता है, वो सब भी इसमें बताया गया है। पढ़ोगे तो पता लगेगा। देखो, इसके लेखक है रामचंद्र तिवारी। ठीक है बेटा, देखो आगे। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मोती सी मतलब छोटी सी, और वो चमक रही थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना, आश्चर्य होता है हैरानी, हैरानी का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह उतर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि वह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। ये बेटे लेखक की कल्पना है। कल्पना में लेखक ने ये सब लिखा है। उसकी बेर की झाड़ी से उसके हाथ पर बूंद आ जाती है और वो बूंद दो हिस्सों में बट जाती है और वो आपस में क्या बात कर रही हैं। क्या उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। पानी की बूंद उसे अपनी कहानी सुना रही है। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। लेखक बोलता है, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। फिर उसने कहा, लेखक ने, मालूम है मैं बेर के पेट से आई हूँ, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेट से क्या पानी का फुहारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों के हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी से भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोएं, वे रोएं बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका सिर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े वो ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। जड़ों में बेटे, जड़ों में पानी होता है ना, पानी जड़ों द्वारा कहाँ जाता है? सारे पौधों में ऊपर वृक्षों तक फैलता है। तो वो कह रही है कि जड़ों में जब पानी जाता है, पानी की बूंद जाती है, तो वो सारे वृक्षों में फैल जाता है और उस जड़ का अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए से खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली आई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक एक
सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्तों पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब वो क्या कह रही है कि बूंद जो है कहाँ थी, बेर के पेट पर थी। उसे जब बेटे क्या होता है, पानी जब सूर्य आता है तो बाष्पन को उठता है। तो अब रात हो चुकी थी तो बूंद जो है ऐसी कैसी वहाँ पर थी। तो उसने जब क्या करा, जब उसने हाथ देखा उसका तो उस पर वो कूद गई कि ताकि उसे जड़ में ना जाना पड़े, और जड़ से फिर उसका क्या होगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पानी कौन सोख लेगा? पेड़। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब सूर्य ना निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब क्या क्या हुआ, अब बूंद ने अपना जब बताया, अपना सारा जो बताया, उसके ऊपर जो बीती थी वो बताई। तो लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि तुम जब तक सूरज की किरणें ना आएंगी तब तक तुम मेरे पास हो, तुम सुरक्षित हो। अब उसके बाद बूंद क्या कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पीछे की कहानी जो मेरे साथ बीता है अब तक वो सुनाती हूँ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें वायु सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब वायुमंडल में नहीं हैं? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य की सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। अब बेटे, आपने क्या है विज्ञान में, जिनके पास हिंदी मीडियम तो है नहीं, अब इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी में है। विज्ञान में पानी का अस्तित्व कैसे हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर। उसके बाद सूर्य जो है, सूर्य का टूटा और सूर्य का खिंचाव, उसके बारे में बताया गया है कि आकर्षण शक्ति से क्या हुआ। सूर्य जो है कांप उठा, उसके टुकड़े हो गए, कुछ टुकड़ा खिंचाव नहीं सहन कर सका और वो टुकड़ा जो था वो भी कई टुकड़ों में टूट गया। उसी में से क्या है, एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है शुरू में एक आग का गोला थी, उसके बारे में ये बताया गया है ऐसा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब लेखक पूछ रहा है कि पृथ्वी आग का गोला थी तो पानी कैसे बना? मुझे ठीक पता नहीं।
हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन, ये बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और ओसजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। और पानी कैसे उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से पानी की उत्पत्ति होती है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैं पहले से कौन सा भाग? 17वां भाग छोटा हो गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख। हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब बहुत समय लगा इसको प्रोसेस को होने के लिए। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सर के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दूर सहन करने का साहस हम में ना था। किस में थे वो? बर्फ में, बर्फ में थे ना वो। बर्फ में होने के बाद का समय है ये। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनका तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। अब आपने देखा होगा बर्फ में क्या होता है, पानी जो है वो जम जाता है और सूर्य की रोशनी पर या कोई गर्म चीज आने पर वो बर्फ पिघल कर क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने अपनी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बर्फ के रूप में थी ना बेटा, बर्फ के रूप में थी तो उसको गर्माइश मिली। गर्माइश मिलने पर क्या हुआ? वो पिघल गई, पानी बन गया और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है। तो उसके बारे में वर्णन किया है। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या। इस कार्य के लिए मेरे गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मतलब उसने सोचा कि ऊपर तो मैंने घूम लिया समुद्र में, मैं नीचे भी जाकर देखूं, तो वो नीचे जाने लग गई गहराई में, समुद्र की गहराई में। ये देखो, मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। समुद्र में जीव होते हैं, ये तो आपको पता होगा। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके
8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मछली हाथ 8 हाथों वाली मछली। ये देखो बेटा, ये दिखाया गया है समुद्र का निचला। ये तो समुद्र में आते हुए दिखाया गया है पानी को। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती तो पेट भरकर उनका भोजन करती थी। क्या था? मछली थी बेटा जो चमक रही थी और उसके आसपास क्या आती, छोटी छोटी मछलियाँ आती और उसको वो क्या करती, खा जाती। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिगड़े मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत होता बहुत संख्या में से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं। अब बेटे देखो, समुद्र के नीचे का वास्तविक वर्णन किया गया है। समुद्र में ऊपर तो पानी है लेकिन नीचे ऐसा ही है, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, गुफाएं हैं। जो ये वर्णन किया गया है ये सच है, वास्तविक है, कल्पना नहीं है। ये वाला वर्णन पानी के समुद्र के नीचे तल वाला वर्णन। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकण इस भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की संपत्ति में वहीं पड़ा रहना। ये सहमति होगा बेटा, संपत्ति नहीं होगा, सम्मति। हाँ, सम्मति मतलब इरादा। मैं वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। अब वो और भी आगे जाने की तैयारी में है। ये तो ऊपर का हिस्सा दिखाया गया है पानी का बहते हुए, ये तो आपने देखा ही होगा। आगे चलो। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका सिर ओसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने ऊपर बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत,
पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बहुत ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा। ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना बेटा, वो हुआ होगा। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। एक दिन बड़े आनंद वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद मीन्स बिना किसी रोक टोक के आकाश में घूमना। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद भरकर नीचे कूद पड़े। तो आपको पता ही होगा क्या होता है, बाष्प बन जाती है। बाष्प बनकर क्या होता है फिर, वो भाप जलकणों में मिलने के कारण भारी हो गई और नीचे झुककर एक दिन बेटे भाप जब हमारी बारिश होती है तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं आसपास, यहाँ तो नहीं पहाड़ी इलाके में आसपास क्या होता है, हम धुंध बोलते हैं उसको। धुंध जो है वो नीचे आती है, क्या करती है, पानी लेकर जाती है, भाप के रूप में ऊपर उड़ती है। फिर ऊपर उड़ जाने पर वो भारी हो जाती है और भारी होने पर वो बादल का रूप धारण कर लेती है और फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। तो ये इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। पानी का बहुत तेज बहाव आता है, उस समय की बात है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। रामचंद्र तिवारी इसके क्या है, लेखक हैं। ये बेटे मात्र कल्पना की गई है और कल्पना के माध्यम से पानी का अस्तित्व क्या होता है, पानी किस तरह से घूमता है, किस तरह से फिर आता है धरती पर भाप बनकर, वो सारा इसमें कल्पना की गई है। कल्पना के तौर पर एक बूंद को माध्यम रखकर, पानी के बूंद को माध्यम रखकर बताया गया है। पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद क्या है, समुद्र में क्या होता है, पानी भी होते हैं और उसके अलावा अन्य जीव भी होते हैं, ये बताया गया है। उसके बाद समुद्र के तल में सिर्फ पानी नहीं होता, पहाड़ियाँ भी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है इसमें ज्वालामुखी विस्फोट, वो आपने पढ़ा होगा एसएस में, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद बताया गया है कि किस तरह से पानी किस तरह से फिर जाकर भाप बन जाता है,
भाप बनकर फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। यह सर्कल बेटे चलता रहता है। ठीक है, ओके बेटा, एक बार और पढ़ लेना और छोटे प्रश्न उत्तर छांट लेना। बाकी इसका अभ्यास मैं आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर कल भेजूंगी। छोटे प्रश्न उत्तर फाइंड आउट कर लेना। ओके।